today's lecture we are going to discuss about the next technique of capital budgeting, that is the average rate of return method. इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ABC Limited is planning to start a project which require an initial outlay of rupees 1 lakh for the purchase of a machine having a life of 5 years. It is expected to generate year-ending profit before depreciation and tax of rupees 50,000, 30,000, 20,000, 30,000 and 40,000 from the end of the first year to the end of 5th year. Assuming that company pay income tax at the rate of 40% and uses a straight line method of depreciation with no salvage, you are required to calculate the payback period and average rate of return. इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीज़ को सॉल्व करा है. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी हम इस एग्जाम्पल में सॉल्व करना सीखेंगे और साथ ही साथ पेबैक पीरियड भी हम सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल आउटफ्लो हमें दिया हुआ है उसको हम ऊपर लिख लेंगे. कैपिटल आउटफ्लो इज रुपीज़ 1 लाख. इसके बाद हमें कैश इनफ्लो दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट 50,000, 30,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000. अब क्वेश्चन में हमें दिया गया था प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स. तो सबसे पहले हमें उसे आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डेप्रिशिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है. कभी कभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट डेप्रिशिएशन में दे रखा होता है, बट अगर नहीं दे रखा है तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला होता है डेप्रिशिएशन इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. इनिशियल इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 1 लाख रुपीज़ और प्रोजेक्ट की लाइफ थी 5 ईयर. तो हमारा डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होके आ गया है 20,000. अब इस क्वेश्चन में हमें पहले तो डेप्रिशिएशन माइनस करना पड़ेगा. तो हमने हर जगह डेप्रिशिएशन 20,000, 20,000, 20,000 लिख दिया है. इसको इसमें से माइनस करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड एस EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. 50,000 माइनस 20,000, 30,000, 10,000, नील, 10,000 एंड 20,000. अब हमारे पास जो EBT की वैल्यू आ गई है उससे हमें माइनस करना है टैक्स. टैक्स वॉज गिवन एट द रेट ऑफ 40%. दिस मीन ये जो वैल्यूज़ हैं उनका हमें पहले 40% निकालना पड़ेगा. तो हमने इस वैल्यूज़ का 40% निकाल लिया है. 30,000 का 40% 12,000, 10,000 का 4,000, 10,000 का 4,000, 20,000 का 8,000. अब हमें इस EBT में से टैक्स की वैल्यू माइनस कर देनी है. तो हमारा आ जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसको हमने इसमें से माइनस किया है तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई है. तो हमारे पास टोटल EAT की वैल्यू आ गई है 42,000. ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमें जो प्रॉफिट दिया होता है तो उसे हमें EAT में कन्वर्ट करना है. उसके बाद ही हम उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए हमें उससे पहले डेप्रिशिएशन माइनस करना होता है, उसके बाद उससे हमें टैक्स माइनस करना होता है. अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था 42,000. ये हमें 5 ईयर का प्रॉफिट निकाला है हमने. हमें पूछा गया है एवरेज प्रॉफिट, तो हमें उसे करेंगे 42,000 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट. अब हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 1 लाख रुपीज़. अब ये रूल है, अगर हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे. याद रखिएगा, कोई भी वैल्यू दी गई हो, कितने भी ईयर के लिए दी गई हो, हमें उसे 2 से डिवाइड करना है. फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16.8%. याद रखिएगा, क्वेश्चन पे आपसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पूछा गया है, इसलिए आपने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट दिया है. कभी कभी क्वेश्चन में आपसे सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न भी पूछ लिया जा सकता है.
उस केस में हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये अलग से है, उस पे नहीं है। यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अलावा हम आपको रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना बता रहे हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ कैलकुलेट किया था और यहाँ पे हमें टोटल इन्वेस्टमेंट लिखना है, तो यहाँ पे हम 1 लाख लिख लेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8.4%। तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड करने के लिए क्या करना होता है हमें? पे बैक पीरियड के लिए हमने जो EAT निकाला था उस पर हमें डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर देना है, वापस से ऐड कर देना है, क्योंकि पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस पर डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर दिया है और इस EAT में डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो। अब इस पे 18,000 प्लस 20,000 38,000, 6,000 प्लस 20,000 26,000, यहाँ पे 20,000 ही रहेगा, यहाँ पे 26,000 हो जाएगा। 12,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 32,000। अब बाकी का मेथड सेम है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, अगर हमारे कैश इनफ्लो दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से पहले हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालते हैं और हमारे पास ये हमने कैश इनफ्लो की हेल्प से क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लिया और उसके बाद हमें सिंपल पे बैक कैलकुलेट करना आता है। हमारे पास कैश इनफ्लो था 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ कहाँ पे आएगा? 84,000 और 1,10,000 के बीच में आएगा। दिस मीन 1 2 3 ईयर्स तो हमें यहाँ पे लिखना ही लिखना है, प्लस 1 लाख माइनस 84,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमें उसको डिस्कस करने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर आ जाएगा 3.615। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन से दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड नेक्स्ट इज पे बैक पीरियड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। थैंक यू।